नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। और आज नववर्ष की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, परावर्तन से संबंधित जितने भी आपके 2020 और 21 के लिए जो संभावित प्रश्न है, बहुत जो बड़ी अच्छी तरीके से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश का वेग किसमें सर्वाधिक होता है भाई? प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। और ये निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखो, यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, तो उत्तर होगा निर्वात। क्वेश्चन अगला बढ़ गया, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, लेंस की समता का मात्रक है। तो लेंस की समता का मात्रक होता है डाईऑप्टर। क्या होता है भाई? डाईऑप्टर। और मैं आपको बता दूं कि लेंस की समता P बराबर होता है 1/f। तो आप लिख सकते हैं, यदि किसी लेंस की समता एक डायोप्टर कब होगी? तो यदि किसी लेंस की जो फोकस दूरी है वो यदि 1 मीटर होगी, यदि लेंस की फोकस दूरी बराबर 1 मीटर, तो लेंस की जो क्षमता है वो क्या होगी भाई? 1 डायोप्टर होगी। समझ में आई बात? अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। चित्र में POR, कोण POR 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान बताइए, यानी AOQ का मान बताना है। तो देखो, मैं लिख सकता हूं कोण AOR हम जानते हैं अभिलंब है, और अभिलंब 90 डिग्री का होता है। मैं लिख सकता हूं कोण POR प्लस कोण AOP या POA बराबर 90 डिग्री। और ये आप जानते हैं 30 डिग्री होता है, प्लस कोण POA बराबर 90 डिग्री। 30 को उधर भेज देंगे तो इधर प्लस का था, उधर जाते ही माइनस का। तो कोण POA बराबर हो जाएगा 90 - 30 डिग्री, और कोण POA बराबर हो जाएगा भाई 60 डिग्री। ये कौन सा कोण है भाई? आपतन कोण है। अब आपको निकालना क्या है भाई? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर होता है किसके भाई? परावर्तन कोण के। और इसलिए जो परावर्तन कोण है, इस परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा भाई? 60 डिग्री हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी है अनंत होती है। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा। और समतल दर्पण की यदि वक्रता त्रिज्या भी पूछ ले, क्या पूछ ले? वक्रता त्रिज्या, तो ये वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है भाई? अनंत होती है। ये भी ध्यान रखना आप। अब देखिए, उत्तल लेंस से वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति बताइए। तो उत्तल लेंस बात करें, जो किनारों से पतला होता है और बीच में से क्या होता है भाई? मोटा होता है। तो जैसे ही अनंत पर यदि वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यदि वस्तु C से परे रखते हैं तो प्रतिबिंब C और F के मध्य बनता है। लेकिन जब बिंब है वो C पर रखते हैं या 2F1 पर रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है भाई? C या 2F पर ही बनता है। कहां बनता है? C या 2F पर, और वस्तु के बराबर बनता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास में हो जाएगा, जब वस्तु कहां स्थित हो भाई? C या 2F1 पर स्थित हो, ऐसा क्वेश्चन आपके पास में ये है। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्थिति के लिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं होगी? देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके लिए प्रकाश की जो घटना है, अपवर्तन की घटना है, वो नहीं होगी। तो देखो, यदि कोई मान लो पृथक्कारी आपके पास में माध्यम है, ये विरल माध्यम था, और ये कौन सा माध्यम है भाई? सघन माध्यम है। तो देखो, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है या पास में आ जाती है, यानी कि अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। लेकिन यदि कोई प्रकाश की किरण 90 डिग्री के कोण पर आपतित होगी तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो इसका उत्तर मैं लिख सकता हूं, यदि किरण या जब किरण
जब प्रकाश किरण तल के लंबवत आपतित हो, तल के कैसी आपतित हो भाई, लंबवत आपतित हो, तो प्रकाश की जो घटना है, परावर्तन अपवर्तन की घटना है, वो नहीं होगी। अब देखो पार्श्व परावर्तन की घटना किस दर्पण से होती है, तो पार्श्व परावर्तन की घटना आप जानते हैं समतल दर्पण से होती है भाई। और ये पार्श्व परावर्तन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, पार्श्व परावर्तन या फिर पार्श्व प्रतिबिंब, तो देखो जिसमें वस्तु का बायां भाग, वस्तु का कौन सा भाग भाई, वस्तु का बायां भाग दाईं ओर, वह दायां भाग किधर दिखे भाई, बाईं ओर बनता हो, तो इस परावर्तन को क्या बोलेंगे आप, पार्श्व परावर्तन बोलेंगे या पार्श्व प्रतिबिंब बोलेंगे। अब देखिए एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो लेंस का प्रकार बताना और उसकी फोकस दूरी बताइए। तो देखो लेंस की क्षमता के लिए मैंने बताया था P बराबर 1/f होता है। आपको क्या है, क्षमता दी हुई है, तो P का मान मैं रख लेता हूं 2 डायोप्टर बराबर हो जाएगा 1/f, और f बराबर हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा भाई 1/2, तो ये हो जाएगी फोकस दूरी, तो हो जाएगी 1/2 मीटर, या बोले तो 0.5 मीटर। और आपके पास में जो लेंस होगा, तो लेंस का प्रकार होगा, ये कौन सा हो जाएगा भाई, उत्तल लेंस। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है ये धनात्मक होती है, तो यहां कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब देखिए अगला आपके पास में क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए आपके पास में ऐसा एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से ये मान लेता हूं मैं, इसके सामने कोई भी मैंने बिंब रखा, कोई वस्तु रखी, तो वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फैल जाएगी। जब देखो आपके पास में ये आगे की ओर कहीं नहीं मिलेगी भाई, जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये ऐप से जाती हुई प्रतीत होती है। जब ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण उतने ही कोण के साथ में परावर्तित हो जाती है जितने कोण के साथ में आपतित हुई थी। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, सीधा। तो एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब सीधा और कैसा भाई, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और एक बात और है भाई, कैसा बनेगा भाई, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा भाई, आभासी बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त दर्पण और प्रयुक्त लेंस का नाम बताइए। तो देखो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे भाई, उत्तल का, क्योंकि अवतल से तो अपने कौन से दर्पण का उपयोग, अवतल से तो हमेशा प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है, उल्टा। तो आप लिखेंगे इधर उत्तल दर्पण, लेकिन लेंस आएगा वो कौन सा आ जाएगा भाई, अवतल लेंस। क्यों, क्योंकि देखिए अब अवतल लेंस, तो ये आपके पास में अवतल लेंस है, तो यहाँ इसके सामने कहीं भी आप प्रतिबिंब बिंब को रखोगे तो ये प्रकाश की किरण फैल जाएगी। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एफ से आती हुई प्रतीत होगी एफ1 से। जब प्रकाश के अंदर ओ से जाएगी तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, तो सीधा। लेकिन यदि मान लो इधर ही में किसका बनाऊं भाई, उत्तल के सामने कोई क्या रखूं, वस्तु रखूं, तो मुख्य अक्ष से गुजरे, मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली, प्रकाश के केंद्र ओ से जाने वाली बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया भाई, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, क्योंकि दोनों का नाम पूछा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र बताइए। तो दर्पण सूत्र आप जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यह आपके पास में क्या है, दर्पण सूत्र। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताओ। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको बता देता हूं।
आपके पास में क्या दी गई है भाई, फोकस दूरी, तो एफ आपके पास में दी गई है 20 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या आर आपको ज्ञात करनी है। तो आर बराबर आप जानते होता है 2f, तो देखिए आर बराबर हो जाएगा आपके पास में 2 और गुणा हो जाएगा 20, तो आपके पास में हो जाएगी आर बराबर 40 सेंटीमीटर। और देखिए ये क्या बोल रहा है भाई, दर्पण बोल रहा है, तो ये दर्पण कौन सा होगा, तो ये आपके पास में कौन सा दर्पण होगा भाई, उत्तल दर्पण होगा। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो ये बाहरी सतह अंदर की सतह पर रजत पॉलिश किया गया हो तो ये वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या है वो किधर मापेंगे भाई, दाईं ओर मापेंगे, तो दाईं ओर मापी गई दूरी क्या होगी भाई अपने पास में, धनात्मक होगी। तो ये जो दर्पण होगा वो कौन सा होगा भाई, उत्तल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश का द्वैत सिद्धांत किसने दिया, तो प्रकाश का द्वैत सिद्धांत दिया था डी ब्रोगली ने। तो देखिए सबसे पहले अब अगला ही क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश का द्वैत सिद्धांत क्या है, तो अपन लिख सकते हैं यहां से उत्तर नंबर 14 के बारे में, प्रकाश का द्वैत सिद्धांत। बोर्ड में आपको इसी तरीके से काम करना है, प्रकाश का द्वैत सिद्धांत। और अब यहां से लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, प्रकाश कण व तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। ये कौन सा सिद्धांत है, प्रकाश का द्वैत सिद्धांत है। या आप लिख सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश है वो कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। अब देखिए अगला, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन, तो देखो जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो लिख सकते हैं अपन, जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए आप सबसे पहले लिखिए या अंतर कीजिए, तो आप इसमें लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। एक तरफ तो आप लिख सकते हैं नियमित परावर्तन और दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं कौन सा परावर्तन भाई, विसरित परावर्तन। तो देखो नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है भाई। यदि मान लो कोई भी चिकनी पृष्ठ है और इस चिकनी पृष्ठ या समतल पृष्ठ पर दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें समांतर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात ये निश्चित दिशा में समांतर परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं अपन, नियमित परावर्तन, या ऐसे परावर्तन को क्या बोलते हैं अपन, नियमित परावर्तन। और यदि कोई प्रकाश की किरणें दो या दो से अधिक समांतर प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर समांतर आपतित हो लेकिन परावर्तन के पश्चात वो अलग अलग दिशाओं में असमान रूप से परावर्तित हो जाए, तो इस घटना को क्या बोलेंगे आप, विसरित परावर्तन। तो देखो आप किस तरीके से लिखेंगे इसको, सबसे पहले अपन लिख सकते हैं नियमित परावर्तन के बारे में, ऐसा परावर्तन जिसमें कोई
दो या दो से अधिक समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल या चिकने पृष्ठ परावर्तन पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात निश्चित दिशा में समांतर प्राप्त होती है, क्या कहलाता है भाई? नियमित परावर्तन कहलाता है। अब बात करेंगे किसकी भाई? विसरित परावर्तन की। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक समांतर प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, तो लिख सकते हैं जब दो या दो से अधिक समांतर प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में असमांतर हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं भाई? विसरित परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, अगली बात करेंगे परावर्तन के नियम लिखिए। तो देखिए, परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के दो नियम है भाई। सबसे पहले, यदि मान लो आपके पास में कोई समतल पृष्ठ है एम एन, और इस पर कोई आपतन बिंदु है O, और इस O पर कोई अभिलंब है, मैं मान लेता हूं PO, ओके, और इस पर कोई प्रकाश की किरण AB आपतित हो रही है, तो आप लिखेंगे AB प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, और परावर्तन के पश्चात ये मान लेते हैं CD हो जाती है, या परावर्तित किरण CD है। तो देखो, पहला नियम तो क्या है परावर्तन का? तो हम लिख सकते हैं आपतित किरण। दूसरी किरण कौन सी थी भाई? परावर्तित किरण। वह अभिलंब। तीसरी बात क्या है भाई? अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम तो यह है भाई, एक ही तल में स्थित है। दूसरे की बात करेंगे, देखो यह आपतित किरण और यह अभिलंब, दोनों के बीच में बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम हो गया आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यहां आप गणितीय रूप में कोण I बराबर कोण R भी लिख सकते हैं। ये जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके बोर्ड में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे भाई। और ये चैप्टर है, ये 8 नंबर का है, जिसमें से 3 क्वेश्चन 1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। अब देखिए, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो सबसे पहले देखिए, यदि कोई समतल दर्पण है आपके पास में, और इस समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखूंगा, तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण इसके लिए तो 90 डिग्री पर आपतित हो रही है, तो ये वापस उसी पथ पर लौट आएगी भाई। अब देखिए, यदि किसी बिंदु पर आपतित होगी तो वो
परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण के साथ में परावर्तित हो जाएगी जितने कोण के साथ में वो क्या हुई थी भाई, आपतित हुई थी। अब देखिए ये आगे की ओर नहीं मिलेगी, जब इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, दर्पण के पीछे बनेगा। तो पहली विशेषता तो क्या है, तो आप लिख सकते हैं समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता। पहली बात तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है भाई, सीधा। और कैसा बन रहा है भाई, आभासी। और कैसा बन रहा है भाई, दर्पण के पीछे। दर्पण के कहां बन रहा है भाई, पीछे बनता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए आप, देखो प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है किसके भाई, बिंब दूरी के। देखो बिंब दूरी क्या है, तो वस्तु से लेकर जो ध्रुव है उसके बीच की दूरी, और प्रतिबिंब दूरी क्या है भाई, प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी है। अगली बात, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है किसके भाई, बराबर बिंब की ऊंचाई के। एक बात और मैं आपको बता दूं यहां, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है भाई। ये बात ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत सी बार पूछा जाता है। अब समतल दर्पण का आवर्धन +1 कहने से क्या तात्पर्य है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिए मैं बता देता हूं, आवर्धन मैग्निफिकेशन m बराबर -v/u या h/h। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यूं तो हमें m समतल दर्पण का आवर्धन +1 रखें तो -v/ कार्तीय चिन्ह परिपाटी नियम लगाएंगे तो माइनस का यूं हो जाएगा भाई, क्योंकि हमेशा हम दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं बाईं तरफ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, इस u को मैं इधर भेजूंगा तो u बराबर v हो जाएगा। तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 कहने से क्या तात्पर्य है कि हमेशा बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी के क्या होती है भाई, बराबर होती है। या आप एक बात और बोल सकते हैं भाई, 1 बराबर h/h। h तो क्या है, प्रतिबिंब ऊंचाई, और सॉरी h' तो क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, बिंब की ऊंचाई। तो h को इधर भेज दीजिए तो h बराबर हो गया h', अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है किसके भाई, बिंब की ऊंचाई के। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब उतना ही बनता है जितना क्या होता है भाई, बिंब होता है। ये आपके पास में था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये भाई अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। तो देखो अवतल दर्पण के उपयोग कहां कहां होता है, अवतल दर्पण का उपयोग देखो, तो हम लिख सकते हैं अवतल दर्पण के उपयोग पहला तो हो गया देखो परावर्तक दूरदर्शी के रूप में, परावर्तक दूरदर्शी का मतलब दूर के जो पिंड है उनका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। दूसरा हो गया भाई सौर कुकर में या सौर भट्टियों में, आप ऐसा भी लिख सकते हैं भाई। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है, यह प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है भाई, एक बिंदु पर क्या कर देता है भाई, केंद्रित कर देता है। तो जाहिर सी बात है सारी की सारी ऊष्मा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी, तो सौर भट्टियों में। तीसरी बात एंटीने के रूप में या फिर टीवी सिग्नलों में, इसमें भाई टीवी सिग्नल प्राप्त करने के लिए क्योंकि जो आपके पास में जो सैटेलाइट से जो सिग्नल आएंगे वो सारे सिग्नल है
वो सारे एक बिंदु पर एकत्रित हो जाते हैं। कई बार आपने ऐसा किया है कि जब पतंग वाले दिनों में थे या कोई व्यक्ति नीचे टीवी देख रहा था, तो आपने जो आपकी जो डीटीएच है या डिश की जो छतरी लगी हुई थी उसके आपने हाथ आटा लगा लिया, और हाथ आपने उसके मतलब अगर ऊपर लगा लिया तो वो सिग्नल नहीं आए तो जाहिर सी बात है वो टीवी के सिग्नल से ही नहीं आए तो चली नहीं। तो ऐसा आपने किया होगा, तो वहां भी आपने देखा होगा भाई छतरी थी वो कैसी थी भाई, अवतल आकार की थी। चौथा हो गया दंत चिकित्सक भी इसका उपयोग करते हैं। तो दंत चिकित्सा में एक देखो अपन नाई की दुकान पर जाते हैं तो अपना चेहरा बड़ा सुंदर दिखाई देता है, तो ये भी राज की बात है कि इसमें भी किसका उपयोग होता है। तो आप लिख सकते हैं नाई की दुकान में शेविंग दर्पण के रूप में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। तो देखो उत्तल दर्पण के उपयोग, सबसे पहली बात वाहनों के पार्श्व भाग में। एक बात और है भाई, आजकल इसका उपयोग एटीएम मशीनों में सुरक्षा के लिए किया जाता है भाई। देखो अवतल दर्पण का एक उपयोग में और बता दूं आपको, वाहनों की हेडलाइट में। क्यों भाई? क्योंकि ये कोई भी जो प्रकाश होगा इस अवतल दर्पण पर यदि गिरेगा तो वह समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात ये सारी की सारी प्रकाश की किरणों को ये क्या कर देगा भाई, एकत्रित कर देगा, इसलिए जो लाइट है वो दूर तक जाएगी। अब देखिए अगला, कई बार ऐसा पूछ लेता है वाहनों के पार्श्व भाग में उत्तल दर्पण का उपयोग ही क्यों होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है भाई, उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब, पहले तो मैं आपको बात बताऊं कैसा बनता है भाई, सीधा बनता है, और दूसरी बात है कि छोटा बनता है, इसलिए ये दृष्टि क्षेत्र इनका बड़ा होता है। ये ज्यादा दूरी तक के जो है अपने पास में प्रतिबिंब है वो देख सकते हैं, घेर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। एटीएम मशीनों में भी इसीलिए किया जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन करवाई दिया। 22वां क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो आपके पास में वक्रता त्रिज्या r बराबर होती है 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या गोलीय लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 23वां क्वेश्चन, आवर्धनता किसे कहते हैं? तो देखिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं, बहुत ही सरल है। आवर्धनता, तो देखो किसी दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, आवर्धित करने की क्षमता क्या कहलाती है भाई? आवर्धनता कहलाती है। यानी कि जितना वो बड़ा कर सकता है या जितना वो छोटा कर सकता है उस क्षमता को बोलते हैं आवर्धनता। लेकिन देखो आवर्धन, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी व बिंब दूरी का अनुपात। आवर्धन कहलाता है। अब दूसरी भाषा में यदि बोले तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं भाई? आवर्धन कहते हैं। अब देखिए m बराबर -v/u
बराबर एच डैश बटा एच, जहां प्रतिबिंब दूरी v, बिंब दूरी u और एच डैश है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच है वो बिंब की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपके पास में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखना भाई आपको क्या क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति सेविंग दर्पण से, तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए सेविंग दर्पण कैसा होता है। तो सेविंग दर्पण आप जानते हैं कैसा होता है भाई, अवतल आकार का होता है। यह आपके पास में दिमाग में तुरंत आनी चाहिए भाई। अब देखो सेविंग दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। ये लो जी, मैं सेविंग दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा करता हूं इसको, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। ये लो कोई व्यक्ति है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। हाँ, अब दर्पण की फोकस दूरी, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है तो u बराबर मेरे पास में दिया गया 10, लेकिन ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर मापी गई दूरी हम कैसे लेते हैं भाई, ऋणात्मक लेते हैं। अब देखिए तथा फोकस दूरी, तो फोकस दूरी अगले ने क्या बता दी भाई, 40 सेंटीमीटर बता दी। ये लो भाई 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई। तो आप लिख सकते हैं f बराबर 40 सेंटीमीटर, लेकिन ये भी आप लेंगे ऋणात्मक क्योंकि बाईं ओर मापी जा रही है। अब देखो यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आएगी तो उतने कोण के साथ में परावर्तित हो जाएगी जितने कोण के साथ में वो आपतित हो रही है। और यदि कोई प्रकाश की किरण है वो कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र मान लो C से जाती है, तो ये क्या हो जाएगी भाई, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, ये वापस उसी पथ पर लौटेगी। तो जब इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा भाई, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा भाई, दर्पण के पीछे बनेगा। ये बात तो पता चल गई, लेकिन हमें कहां-कहां ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब की पहले स्थिति ज्ञात करनी, फिर प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना और फिर प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी। तो देखिए आप इसको किससे निकालेंगे भाई, आपको निकालना है v का मान। तो v का मान निकालने के लिए दर्पण सूत्र से, और दर्पण सूत्र आपके पास में क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मेरे को निकालना है 1/v, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। मैं यहां मान रख देता हूं भाई f और u का। तो 1/v बराबर 1/f, f का मतलब है -40 और माइनस 1/u, u का मतलब है -10। देखो 1/v बराबर, ये देखो 1/-40 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस भाई, तो 1/ क्या हो गया भाई आपके पास में 10। तो 1/v बराबर हो गया आपके पास में लघुत्तम 40। देखो 40 का भाग 40 में देंगे, 1 को -1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा भाई 1 माइनस का प्लस 10 का भाग 40 में देंगे 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। तो 1/v बराबर आ जाएगा आपके पास में 3/40 और v बराबर आप जानते हैं 40 बटा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि वज्र गुणा करके किया तो 3v बराबर 40 हो गया। तो ये लो जी, ये आ गई 40 सेंटीमीटर। या देखो 13 सेंटीमीटर दूरी पर ये प्रतिबिंब है वो बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात स्थिति तो आ गई अपने पास में कितनी, 13.40। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब दूसरी बात हमें निकालनी है क्या भाई, प्रतिबिंब का आकार निकालना है, कितना गुना बनेगा। तो ये देखिए, तो ये आ जाएगा भाई आवर्धन सूत्र से। कौन से सूत्र से आ जाएगा भाई, आवर्धन सूत्र से। तो देखिए भाई आप लिखेंगे आवर्धन सूत्र से। तो आवर्धन सूत्र क्या था भाई आपके पास में, ये था m बराबर -v/u बराबर h डैश बटा h। तो यहां देखो आवर्धन अपने पास में नहीं दिया हुआ है, लेकिन v का मान -40/3 और u का मान, तो u का मान आपके पास में है -10 बराबर हो जाएगा h डैश बटा h। ये देखो यदि इसको सोल्व करेंगे तो -40/3 गुणा -10 बराबर आपके पास में आ जाएगा h डैश बटा h। देखो यहां से माइनस कैंसिल, 10 चौक 40, तो 4/3 यहां आ जाएगा h बराबर h डैश, क्योंकि ये इधर भाग में उधर गुणा में, यानी कि किसका भाई, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब
वस्तु का या वस्तु से, देखो 4 में भाग दे दीजिए 3 का, तो 1.33 गुना कैसा बनेगा भाई, बड़ा बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो प्लस 1.33 गुना बड़ा बनेगा, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4/3 गुना बड़ा बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, तो हमें पता चल रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है भाई, आभासी बनेगा। तो हम लिख सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, आभासी। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह कैसी दिखाई देगी। तो देखो कोई भी रंग बाहर नहीं आएगा तो वो कैसी दिखाई देगी भाई, काली दिखाई देगी। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो वह कैसी दिखाई देगी। तो मैं आपको बता दूं वो कैसी दिखाई देगी भाई, सफेद दिखाई देगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, वो देखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 27। देखो ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके पास में, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक गाड़ी के पार्श्व भाग में, अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कॉन्सेप्ट, गाड़ी के पार्श्व भाग में। पार्श्व भाग का मतलब बोले तो पार्श्व भाग में कौन सा दर्पण लगाते हैं भाई, अपन उत्तल दर्पण लगाते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष थी अपनी, ये ध्रुव P है। अब देखिए इससे दर्पण से एक व्यक्ति 8 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो ये लो जी भाई मैंने खड़ा कर दिया, 8 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है भाई। कितनी मीटर दूरी पर है भाई, 8 मीटर दूरी पर। तो आपके पास में u बराबर हो गया -8 मीटर। क्यों हुआ -8 मीटर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वस्तु बाईं ओर स्थित है। अब देखो यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये उत्तल दर्पण से टकराकर भाई फैल जाएगी, और यदि ध्रुव पर आने वाले प्रकाश की किरण उतने ही कोण के साथ में परावर्तित हो जाएगी जितने कोण के साथ में आपतित हुई थी। तो इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और कहां बनेगा भाई, दर्पण के पीछे बनेगा। ये बात तो समझ में आ गई। ये देखो तो इसकी फोकस दूरी दी गई है, वो दी गई है 2 मीटर, और ये फोकस दूरी प्लस में ही लेंगे क्योंकि यहाँ जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के लिए जो दाईं ओर होती है फोकस दूरी, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। अब देखिए कौन से सूत्र से भाई, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से अपने पास में क्या आ गया भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ज्ञात क्या करना भाई, v बराबर हमें ज्ञात करना। तो देखो 1/v बराबर, ये 1/f तो इधर था ही था, ये 1/u मैंने इधर भेज दिया, तो 1/u किसका आ गया भाई, माइनस का आ गया। यदि मैं यहां सोल्व करूं तो 1/v बराबर, देखो 1/f, तो 1/f, f का मतलब आ गया 2 माइनस 1/u, u का मतलब आ गया -8। तो देखिए यहां से 1/v बराबर आ जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/8। तो 1/v बराबर आ जाएगा आपके पास में लघुत्तम 8। 2 का भाग दिया आपने 8 में तो 4 बार गया, तो आ जाएगा भाई 4 को 1 से गुणा किया 4 प्लस 8 का 8 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, 1/v बराबर आ गया आपके पास में 5/8। अब आप वज्र गुणा कर लेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, 5v बराबर हो गया 8, और v बराबर हो गया आपके पास में 8/5 मीटर। अब देखो v बराबर 8 का 8 में 5 का भाग दे दो तो 5 एकम 5, बच गए कितने 3, तो 5 × 30 मीटर पॉइंट लगाया। तो सबसे पहली बात कितनी दूरी पर बनेगा भाई, तो वस्तु का प्रतिबिंब वो 1.6 मीटर की दूरी पर बनेगा भाई, यानी कि ध्रुव और f के मध्य बन रहा है क्योंकि f कितना है 2 मीटर है। दूसरी हमें इसका क्या ज्ञात करना है भाई, प्रकृति का मतलब तो हम बोल सकते हैं भाई कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, और कैसा बन रहा है भाई, आभासी बन रहा है क्योंकि वास्तव में मिल ही नहीं रही। अब देखो तो जब आपके पास में जो v है वो धनात्मक आए ना तो वो सीधा और आभासी बनता है दर्पण के लिए। अब देखिए अब बात करते हैं अपन किसकी भाई, आकार की। तो आकार की बात करें तो m बराबर -v/u बराबर हो जाएगा h'/h। तो -v, तो माइनस की जगह माइनस, v की जगह 1.6 ये रहा बटा u, तो u की जगह देखो -8 है तो -8 बराबर आ गया आपके पास में h'/h। कैंसिल आउट करोगे माइनस से माइनस कैंसिल, 0.2 बराबर h'/h।
तो h डैश बराबर आ जाएगा 0.2 इंटू एच। तो अब देखिए आपके पास में कौन सा आ गया भाई, यानी कि प्रतिबिंब का 0.2 गुना बनेगा। कैसा बनेगा? 0.2 गुना, मतलब छोटा बनेगा। तो यह आपके पास में परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करूंगा और मैंने इस तरीके से तैयार किए कि इससे बाहर परावर्तन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कृपया आप इनको तैयार कीजिए और अच्छे नंबर लाइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर से आपको नंबर्स की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम ऐसे ही टॉपिक डालते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को कृपया, अगर हमारा वीडियो आपके लिए कहीं भी लाभदायक होता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।